पीएम इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं और एक कार्यक्रम चल रहा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट का उन्होंने उद्घाटन किया है और इस वक्त योग गुरु रामदेव वहां पर जो हस्तियां मौजूद हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी उन्होंने सम्मानित किया। बहुत बहुत वंदन और अभिनंदन करता। हमने कभी अपने महापुरुषों को ब्रह्म ऋषि कह करके, कभी किसी को राजर्षि कह करके सम्मानित किया, उनको गौरव प्रदान किया, अपने हृदय के भाव व्यक्त किए। आज संपूर्ण राष्ट्र जिनसे गौरवान्वित है और पूरे विश्व में जिन्होंने भारत के गौरव की प्रतिष्ठा की है, ऐसे राष्ट्र गौरव, राष्ट्र नायक, जिनमें विश्व नायक का चरित्र है, जो भगवान के वरदान के रूप में इस महान राष्ट्र को एक ऋषि के रूप में मिले हैं। इसलिए पूरे पतंजलि योगपीठ के अध्यात्म सत्ता की ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री को में करती है और क्षेत्रीय पार्टियों का जो अस्तित्व है उसको मिटा करके जो गरीबों की आवाज है, भारत के अध्यात्म सत्ता की ओर से, पूरे राष्ट्र की ओर से आज हम आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र ऋषि के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। और राष्ट्र ऋषि के रूप में जो संस्कृत की स्तुतियां, श्लोक गायन है, उसके लिए हमारी ब्रह्मवादिनी बेटियों और ऋषि कुमार और ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणियों और आचार्य गणों को आमंत्रित करता हूं और साथ में उसके हिंदी अनुवाद के लिए श्रद्धेय आचार्य श्री जी यहां से प्रस्तुति दें। जिनके अतुलनीय प्रयास से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ, इससे भारत को प्राचीन गौरवपूर्ण जगतगुरु पद का सम्मान मिला। स्वयं योगनिष्ठ मोदी जी राष्ट्रोद्धार के लिए सदा समर्पित भाव से कर्तव्य पारायण रहते हुए महान कर्मयोगी हैं। ऐसे अनुकरणीय चरित्र वाले विकास पुरुष माननीय मोदी जी का हम राष्ट्र ऋषि के रूप में प्रसन्नतापूर्वक अभिनंदन करते हैं।
स्कंद सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा आतंकवादी शत्रु शिविरों को नष्ट कर भारतीय शौर्य को समुद्दीप्त किया है, जिनकी प्रगल्भतापूर्ण विदेश नीति से विश्व में भारत का गौरव विशेष रूप से बढ़ा है। देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को हम राष्ट्र ऋषि के रूप में देखते हुए हृदय से उनका वंदन करते हैं। स्वच्छ भारत, समर्थ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत इत्यादि अभियानों से भारत को सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र बनाने के लिए तपोधन ऋषियों के समान व्रत धारण कर माननीय श्री मोदी जी अहरनिश प्रयत्नशील हैं। आपके लिए राष्ट्र ऋषि विशेषण सर्वथा सार्थक है। राष्ट्र भक्तों के आदर्श माननीय श्री मोदी जी राष्ट्र ऋषि के रूप में सदा स्मरण किए जाते रहेंगे। हमारी शुभकामना है कि दीर्घायुष्य, आरोग्य एवं यशस्विता के साथ राष्ट्र का अभ्युदय सिद्ध करते हुए आप सदा विजयी रहें। राष्ट्र ऋषि मोदी जी की जय। भारत माता की। संपूर्ण पतंजलि परिवार की ओर से, भारत की आध्यात्मिक सत्ता की ओर से, राज सत्ता के शिखर पुरुष माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हम ऋषि परंपरा का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हुए गौरव का अनुभव करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को यह भारतवर्ष और यह संपूर्ण विश्व राष्ट्र ऋषि के रूप में भी संबोधित करेगा एवं स्मरण रखेगा। यह हम सबके लिए गौरवपूर्ण है कि हम इस ऐतिहासिक पलों के साक्षी बन रहे हैं। योग अध्यात्म और ऋषि परंपरा के मूर्त रूप, समर्थ गुरु सत्ता एवं ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि तथा करोड़ों करोड़ों सात्विक आत्माओं के आशा, विश्वास और आदर्श परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को अब हम सबको अपने पावन आशीषों से अभिषिक्त करने हेतु मैं आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि और अभिनंदन के बीच श्रद्धा एवं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। विश्वानि देव सविता विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्र। राष्ट्र की गौरव,
जिनमें 125 करोड़ भारतीय अपना स्वरूप देखते हैं। गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति और शिखर पर पहुंचा व्यक्ति, चाहे वो गांव का व्यक्ति है, चाहे वो शहर का व्यक्ति है, चाहे कोई हिंदुस्तान का कोई अमीर व्यक्ति है, चाहे कोई हिंदुस्तान का फकीर है, सब मोदी जी में अपना स्वरूप देखते हैं, अपना प्रतिबिंब, अपना प्रतिरूप देखते हैं। उनमें भारत का गौरवशाली अतीत, वर्तमान सामर्थ्य भरा और स्वर्णिम भविष्य का सपना संजोते हैं। ऐसे हम सबके आत्मीय स्वजन और राष्ट्र नायक ही नहीं, जिनमें विश्व नेतृत्व का सामर्थ्य है, ऐसे मोदी जी को मैं पुनः एक बार पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे इस देवभूमि उत्तराखंड के देवतुल्य मुख्यमंत्री जी का, रावत जी का, सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, त्रिवेंद्र सिंह जी का। और हमारे जिनका ऋषि तुल्य ज्ञान है, प्रतिभा है, आभा मंडल है, ऐसे हमारे परम आदरणीय गवर्नर साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ, श्रद्धेय आचार्य श्री की उपस्थिति को भी नमन करता हुआ, आज 3 बात कहने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। लगभग 15-16 साल की उम्र में हम घर से निकले थे, श्रद्धेय गुरुदेव के पास गुरुकुल खानपुर में आए। गांव की धूल भरी गलियों से, अभावों, संघर्षों, संकटों, चुनौतियों के बीच में आगे बढ़े। गुरुओं का अनुग्रह रहा, भगवान की कृपापूर्ण आशीष, हम आगे बढ़े। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के अभियान को लेकर के भगवान ने हम अकिंचन फकीरों को योग को जन आंदोलन बनाने के लिए निमित्त बनाया और फिर पूरे देश में लाखों किलोमीटर की यात्रा की। और वो भी जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रूप में थे मोदी साहब, द्वारका से यात्रा शुरू हुई। काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरा देश आंदोलित हुआ। और मैं बहुत संतोष अनुभव करता हूं कि देश में सत्ता परिवर्तन भी हुआ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और व्यवस्था परिवर्तन की ओर देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है और पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है। ऐसा सशक्त, दिव्य, भव्य एक आदर्श नेतृत्व राष्ट्र को मिला। मैं एक आंतरिक बात भी यहां पर शेयर करना चाहता हूं। मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के बाद मैंने आत्मीय भाव से दूरभाष किया। मैं एक दिन में 10-10 सभाएं करता था, लाखों लोगों के बीच दिन रात घूमता था। तो मोदी जी का पहला शब्द था, स्वामी जी आपने अपने आप को कैसे विड्रॉ किया, आप तो इतने आगे बढ़ चुके थे सामाजिक कार्यों में। मैंने कहा मोदी साहब, आप जैसा महान नेतृत्व अब इस देश को मिल गया है तो हम निश्चिंत हैं कि अब भारत का भविष्य उज्जवल होगा। अब हमें राज्य धर्म और राष्ट्र धर्म की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं अपने मूल धर्म योग और अध्यात्म धर्म में लौट आया और मैं समर्थ गुरु सत्ता के सम्मुख, और हमारे बड़े भाई भी हैं और इस राष्ट्र और विश्व के लिए एक गौरवपूर्ण व्यक्तित्व मोदी साहब, इस महान सत्ता के सामने अपने हृदय की एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने सोचा कि आखिर मेरी क्या भूमिका होगी इस देश के लिए। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य इस कोई धरती पर है तो एक दिव्य मानव का निर्माण करना है। और दिव्य मानव के निर्माण की 2 ही सीढ़ियां,
एक योग और अध्यात्म जिससे व्यक्ति नर से नारायण, मानव से महामानव, जीव से ब्रह्म बनता है। और दूसरा शिक्षा और संस्कार। और अभी पिछले दिन मोदी साहब ने कहा स्वामी जी से योग को और बड़े रूप में जन आंदोलन का स्वरूप। आज आदरणीय मोदी जी के समक्ष मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस बार हम 21 जून को लगभग 5 लाख लोगों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अहमदाबाद में करने वाले हैं। और ये मात्र एक दिन का आयोजन नहीं, हमारे तो पूरे अस्तित्व में, रोम रोम में, हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में योग समाया हुआ। हम योगियों ऋषियों की संतान हैं। अभी 1 लाख से ज्यादा पूरे देश भर में योग की कक्षाएं हमारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबके संकल्प से अनुप्राणित होकर के एक बात यहां से कहना चाहता हूं। 2, 3, 4, 5 साल हम लगे रहेंगे। 6,38,365 गांव में और पूरे हिंदुस्तान में हम 11 लाख निःशुल्क योग की कक्षाएं संचालित हो, इसके लिए रात दिन पुरुषार्थ करेंगे। और शिक्षा संस्कार युक्त हो, उसके लिए एक एक जिले में एक एक आचार्य कुलम खुले और भारत में विश्व का एक श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय बने, इसके लिए भी पतंजलि अपना सर्वस्व समर्पित करेगा। दूसरा कार्य मैंने सोचा, जीवन की सार्थकता किसमें है? वेदों को पढ़ा, आप तो पुरुषों से सुना और स्वयं अनुभव किया कि सेवा ही जीवन का सार है। जो सपना देखा था चंद्रशेखर राज, गुरु सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो संकल्प था श्री अरविंद का अति मानस चेतना युक्त, उच्च चेतना युक्त मानव के निर्माण का, जो सपना था स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का, हम अंतिम श्वास तक अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए इस भारत माता की सेवा करेंगे। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। और देश में 2 तरह की दरिद्रता है, एक वैचारिक आध्यात्मिक दरिद्रता और दूसरी आर्थिक दरिद्रता। संपन्न भारत तभी बनेगा जब वैचारिक दरिद्रता और आर्थिक दरिद्रता दूर होगी। पतंजलि के प्रयासों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक हमने रोजगार दिया। वैसे बाबा ज्यादातर खुद बेरोजगार होते हैं, लेकिन गुरुओं ने हमें सामर्थ्य दिया, भगवान ने हमें निमित्त बनाया। 1 लाख से ज्यादा लोग अभी पतंजलि से सीधे प्रत्यक्ष रोजगार पा रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा। आगे 5 वर्षों में हमारा संकल्प है कि 5 लाख लोगों को पतंजलि से रोजगार मिले और 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को हम सीधे इससे जोड़ पाए, क्योंकि हम भी स्वयं एक कृषक पुत्र और हम इस देश की प्रगति में। मोदी जी कहते हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानी एक एक कदम आगे बढ़ते हैं तो 125 करोड़ आगे बढ़ता हिंदुस्तान। मैं एक ही बात कहता हूं मोदी जी, संक्षेप में यहां से, आपका राष्ट्र यज्ञ की सेवा में जो भी आप कर रहे हैं, एक आहुति स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि योग पीठ की भी होगी। जो भी आप कर रहे हैं, कि जब दुनिया ने इसे देखा तो उनके लिए तो वहां तक पहुंचना शायद संभव नहीं लगता था और इसलिए उन्होंने मार्ग अपनाया था जो हमारा श्रेष्ठ है उसे ध्वस्त करने का, उसको नेष्ट नाबूद करने का और गुलामी का पूरा कालखंड, हमारी पूरी शक्ति, हमारे ऋषि मुनि संत आचार्य किसान वैज्ञानिक हर किसी को जो श्रेष्ठ था उसको बचाए रखने के लिए 1200 साल के गुलामी कालखंड में उनकी शक्ति खपती रही। आजादी के बाद जो बचा था उसे पनपाते, उसे पुरस्कृत करते, समयानुकूल परिवर्तन करते, नए रंग रूप के साथ सज सज्जा करते
और आजाद भारत की सांस के बीच उसे विश्व के सामने हम प्रस्तुत करते, लेकिन वो नहीं हुआ। गुलामी के कालखंड में नष्ट करने का प्रयास हुआ। आजादी का एक लंबा कालखंड ऐसा गया जिसमें इन श्रेष्ठताओं को भुलाने का प्रयास हुआ। दुश्मनों ने नष्ट करने का कोशिश की, उससे तो हम लड़ पाए, निकल पाए, बचा पाए, लेकिन अपनों ने जब भुलाने का प्रयास किया तो हमारी 3-3 पीढ़ियां दुविधा के कालखंड में जिंदगी गुजारती रही। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि अब भुलाने का वक्त नहीं है। जो श्रेष्ठ है उसका गौरव करने का वक्त है, और यही वक्त है जो विश्व में भारत की आन बान शान का परिचय करवाए। लेकिन हम इस बात को न भूले कि भारत दुनिया में इस ऊंचाई पर कैसे था। वह इसलिए था कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने लगातार इनोवेशन में अपनी जिंदगी खपाई थी। नई नई खोज करना, नई नई चीजों को प्राप्त करना और मानव जाति के कल्याण के लिए उसको प्रस्तुत करना, समयानुकूल ढालते रहना। जब से इनोवेशन की, रिसर्च की उदासीनता हमारे भीतर घर कर गई, हम दुनिया के सामने प्रभाव पैदा करने में असमर्थ होने लगे। कई वर्षों के बाद जब आईटी रिवॉल्यूशन आया, जब हमारे देश के 18, 20, 22 साल की उम्र के बच्चे माउस के साथ खेलते खेलते दुनिया को अचरज करने लगे, तब फिर से दुनिया का ध्यान हमारी तरफ गया। आईटी ने दुनिया को प्रभावित किया। हमारे देश के 18, 20 साल की उम्र के नौजवानों ने विश्व को प्रभावित कर दिया। रिसर्च, इनोवेशन, इसकी क्या ताकत होती है हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। आज पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर, इसके विषय में बड़ा संवेदनशील है, सजग है, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा है। भारत के ऋषि मुनियों की महान परंपरा योग, उस पर विश्व का आकर्षण पैदा हुआ है। वे शांति की तलाश में है। वो बाहर की दुनिया से तंग आगे के भीतर की दुनिया को जानना, परखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि आधुनिक स्वरूप में रिसर्च एंड एनालिसिस के साथ योग एक कैसा विज्ञान है, तन और मन की तंदुरुस्ती के लिए, आत्मा की चेतना के लिए ये शास्त्र कितना सहज उपलब्ध हो सकता है। मैं बाबा रामदेव जी को अभिनंदन करता हूं कि उन्हें योग एक आंदोलन बना दिया। सामान्य मानवी में विश्वास पैदा कर दिया कि योग के लिए हिमालय की गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में किचन के बगल में बैठ करके भी योग कर सकते हो, फुटपाथ पर भी कर सकते हो, मैदान में भी कर सकते हो, बगीचे में भी कर सकते हो, मंदिर के परिसर में भी कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बदलाव आया
और आज उसका परिणाम है कि 21 जून को जब विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है, दुनिया के हर देश में योग का उत्सव मनाया जाता है, अधिकतम लोग उसमें जुड़े, उसके लिए प्रयास होता है। मुझे विश्व के जितने लोगों से मिलना होता है, मेरा अनुभव है कि देश की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की चर्चा करेंगे, राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात अवश्य करते हैं, मेरे साथ योग के संबंध में तो एक दो सवाल जरूर पूछते हैं। ये जिज्ञासा पैदा हुई है। हमारे आयुर्वेद की ताकत, थोड़ा बहुत तो हमने ही उसको नुकसान पहुंचा दिया। आधुनिक विज्ञान का जो मेडिकल साइंस है, उनको लगा कि आपकी सारी बातें कोई शास्त्र आधारित नहीं है। आयुर्वेद वालों को लगा कि आपकी दवाइयों में दम नहीं है, आप लोगों को ठीक कर देते हो लेकिन ठीक होते नहीं है। तुम बड़े कि हम बड़े, इसी लड़ाई में सारा समय बीतता गया। अच्छा होता कि हमारी सभी ज्ञान, आधुनिक से आधुनिक ज्ञान भी, उसको भी हमारी इन परंपराओं के साथ जोड़ करके हमने आगे बढ़ाया होता, तो शायद मानवता की बहुत बड़ी सेवा हुई होती। मुझे खुशी है कि पतंजलि योग विद्यापीठ के माध्यम से बाबा रामदेव जी ने जो अभियान चलाया, आंदोलन चलाया है, उसमें आयुर्वेद का महिमा मंडन वहां अपने आप को सीमित नहीं रखा। दुनिया जो भाषा में समझती है, रिसर्च के जिन आधारों पर समझती है, मेडिकल साइंस में प्रस्तावित व्यवस्थाओं के तहत समझती है, बाबा रामदेव ने बीड़ा उठाया है। उसी भाषा में भारत के आयुर्वेद को वो लेकर के आएंगे और दुनिया को प्रेरित करेंगे। एक प्रकार से ये हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं। हजारों साल से हमारे ऋषियों मुनियों ने जो तपस्या की है, जो प्राप्त किया है, वो दुनिया को बांटने के लिए निकले हैं, वैज्ञानिक अधिष्ठान पर निकले हुए हैं। और मुझे विश्वास है, और आज मैंने जो रिसर्च सेंटर देखा, कोई भी आधुनिक रिसर्च सेंटर देखिए, बिल्कुल उसकी बराबरी में खड़ा हुआ है मां गंगा के किनारे पर यह काम। और इसलिए मैं बाबा को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार, जब अटल जी की सरकार थी देश में, तब हमारे देश में एक हेल्थ पॉलिसी आई थी। इतने सालों के बाद जब हमारी सरकार बनी, तो फिर से हम देश के लिए एक हेल्थ पॉलिसी लेकर के आए हैं, होलिस्टिक हेल्थ केयर का व्यू लेकर के आए हैं। और अब दुनिया सिर्फ हेल्दी रहना चाहती है, ऐसा नहीं है। बीमारी न हो वहां तक अटकना नहीं चाहती है। अब लोगों को वेलनेस चाहिए, और इसलिए सॉल्यूशन भी होलिस्टिक देने पड़ेंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बल देना पड़ेगा, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का उत्तम से उत्तम रास्ता जो है, और सस्ते से सस्ता रास्ता है, वो है स्वच्छता। और स्वच्छता में कौन क्या करता है वो बात में छोड़े, हम तय करें, 125 करोड़ देशवासी तय करें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा। कोई बड़ा संकल्प लेने की जरूरत नहीं, इसमें जेल जाने की जरूरत नहीं है, फांसी पर लटकने की जरूरत नहीं है, देश के लिए सीमा पर जाकर के जवानों की तरह मरने मिटने की जरूरत नहीं है। छोटा सा काम, मैं गंदगी नहीं करूंगा।
आपको कल्पना है, एक डॉक्टर जितनी जिंदगी बचा लेता है, उससे ज्यादा बच्चों की जिंदगी आप गंदगी न करके बचा सकते हैं। आप एक गरीब को दान पुण्य देकर के जितना पुण्य कमाते हो, गंदगी न करके एक गरीब जब स्वस्थ रहता है तो आपका दान रुपयों में देते हैं, उससे भी ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। और मुझे खुशी है कि देश की जो नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, छोटे छोटे बालक, हर घर में वो झगड़ा करते हैं। अगर परिवार के वृद्ध व्यक्ति ने, बुजुर्ग ने कोई एक अगर छोटी सी चीज फेंक दी, कार में जा रहे हैं अगर पानी का बोतल बाहर फेंक दिया, तो बेटा कार रुकवाता है, छोटा पोता 5 साल का कार रुकवाता है, ठहरो, मोदी दादा ने मना किया है, ये बोतल वापस ले आओ। ये माहौल बन रहा है जी। छोटे छोटे बालक भी मेरे स्वच्छता आंदोलन के सिपाही बन गए हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इसको हम जितना बल देंगे, हम हमारे देश के गरीबों की सबसे ज्यादा सेवा करेंगे। गंदगी कोई नहीं करता है, गंदगी हम करते हैं, और हम ही फिर गंदगी पर भाषण देते हैं। अगर एक बार हम देशवासी गंदगी न करने का फैसला कर ले, इस देश से बीमारी को निकालने में, तंदुरुस्ती को लाने के लिए हमें कोई सफलता पाने में रुकावटें नहीं आएगी। हमारी उदासीनता इतनी है कि हम इतना बड़ा हिमालय की जड़ी बूटी, भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की घटना से परिचित, हनुमान जी जड़ी बूटी के लिए क्या क्या नहीं करते थे, वो सारी बातें परिचित, और हम इतने सहज हो गए थे कि दुनिया के देश जिनको जड़ी बूटी क्या होती है मालूम नहीं था, लेकिन जब उनको पता कि इसका बड़ा कॉमर्शियल वैल्यू है, दुनिया के और देशों ने पेटेंट करवा दिया। हल्दी का पेमेंट भी कोई और देश करवा देता है, इमली का पेटेंट भी कोई और देश करवा देता है। हमारी ये उदासीनता, अपनी शक्ति को भुला देने की आदत है, इसने हमारा बहुत नुकसान किया है। आज विश्व में हर्बल मेडिसिन, उसका एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है, लेकिन जितनी मात्रा में दुनिया में इस हर्बल मेडिसिन को पहुंचाने में भारत ने जो ताकत दिखानी चाहिए, अभी बहुत कुछ करने की बाकी है। इस पतंजलि संस्थान के द्वारा ये जो रिसर्च और इनोवेशन हो रहे हैं, ये दुनिया के लोगों को होलिस्टिक और वेलनेस के लिए जो इंटरेस्टेड है, उनको ये दवाइयां आने वाले दिनों में काम आएगी। हमारे देश में बहुत वर्षों पहले भारत सरकार ने आयुर्वेद का प्रचार कैसे हो, उसके लिए एक हाथी कमीशन बिठाया था। जयसुखलाल हाथी करके उनका एक कमीशन बिठाया था। उस कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग थी। उस रिपोर्ट के प्रारंभ में लिखा है कि हमारे आयुर्वेद इसलिए लोगों तक नहीं पहुंचता है क्योंकि उसकी जो पद्धति है वो आज के युग के अनुकूल नहीं है। वो इतनी सारी थैला भर जड़ी बूटी देंगे और फिर कहेंगे इसको उबालना, इतने पानी में उबालना, फिर इतना रस रहेगा, 1 चम्मच में लेना, फिर इसमें फलाना जोड़ना, ढिकना जोड़ना और फिर लेना। तो जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको लगता है भाई ये कौन कूड़ा कचरा करेगा, उसके बजाय चलो भाई मेडिसिन ले ले, दवाई की गोली खा ले, अपनी गाड़ी चल जाएगी। और इसलिए उन्होंने कहा था कि सबसे पहली आवश्यकता है, बहुत साल पहले का रिपोर्ट है ये, सबसे पहली आवश्यकता है आयुर्वेदिक दवाओं का पैकेजिंग।
अगर उसका पैकेजिंग मॉडर्न दवाइयों की तरह कर देंगे तो लोग ये होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मोड़ जाएंगे। और आज हम देख रहे हैं कि हमें वो उबालने वाली जड़ी बूटियां कहीं लेने के लिए जानी नहीं पड़ती है, हर चीज रेडीमेड मिलती है। बस समझता हूं कि आचार्य जी ने अपने आप को इसमें खपाया हुआ है और आज जिस किताब का लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला, मुझे विश्वास है कि दुनिया का इस किताब पर ध्यान जाएगा, मेडिकल साइंस से जुड़े हुए लोगों का ध्यान जाएगा। प्रकृति दत्त व्यवस्था कितनी सामर्थ्यवान है, उस सामर्थ्य को अगर हम समझते हैं तो जीवन कितना उज्जवल हो सकता है, ये अगर व्यक्ति को एक खिड़की खोल करके दे देता है, आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा अवसर दे देता है। मुझे विश्वास है कि बालकृष्ण जी की ये साधना, बाबा रामदेव का मिशन मोड में ये समर्पित काम और भारत की महान उज्जवल परंपरा, उसको आधुनिक रूप रंग के साथ, वैज्ञानिक अधिष्ठान के साथ आगे बढ़ाने का जो प्रयास है, वो भारत के लिए विश्व में अपनी एक जगह बनाने का आधार बन सकता है। दुनिया का बहुत बड़ा वर्ग है जो योग से जुड़ा है, आयुर्वेद से भी जुड़ना चाहता है। हम उस दिशा में प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार आप सबके बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला, विशेष रूप से मुझे सम्मानित किया। मैं सर झुका करके बाबा को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं सभी की ओर से, और क्योंकि आपके लिए सामने बहुत बड़े उत्तरदायित्व है राष्ट्र के, हम पुनः ये पहला अवसर है हिंदुस्तान में, एक योगी प्रधानमंत्री है और एक योगी प्रधानमंत्री ने अब मुख्यमंत्री भी योगी बनाने शुरू कर दिए। बहुत बहुत अभिनंदन है।